तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डीएसएसबी पीजीटी एग्ज़ाम जो 2024 में होने वाले हैं, उससे संबंधित क्लास है। उसमें हम टारगेट करेंगे ज्योग्राफी पीजीटी की क्लास। ठीक है, इसमें संपूर्ण सिलेबस आपका एक ही जगह आपको मिल जाएगा, वो भी टॉपिक वाइज, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस टॉपिक संबंधित वो भी डिस्कस करेंगे। और इस तरह हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको रिवीजन में भी ये काम आए। साथ ही साथ एनसीईआरटी की क्लासेस इंक्लूड रहेंगी इसमें। ठीक है, इसमें पहला एपिसोड में हम देखेंगे भूगोल की उत्पत्ति और उसके विकास के क्रम को देखेंगे। यानी आज जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। बात करें डीएसएसबी पीजीटी की ज्योग्राफी के सिलेबस की बात करें तो यूनिट फर्स्ट में देखेंगे तो ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन की बात कर रहा है। ठीक है, यानी सबसे पहले ज्योग्राफिकल आइडिया इन एंशियंट टाइम की बात करता है। ठीक है, उसके बाद कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी की बात करता है। इसमें इतने टॉपिक्स दिए गए हैं, कुछ टॉपिक आज कवर हो जाएंगे यूनिट फर्स्ट के। ठीक है, हालांकि हम जो लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जैसे इसमें अगर बात करें एंशियंट आइडिया की तो इसमें देखें कांट की बात करें, हम बोल्ट की बात करें, रिचर्ड की बात करें, डार्विन की बात करें, रेडजिल की बात करें और ब्लास्ट की बात करें, तो इन सब नामों से आज आप परिचित हो जाएंगे। हालांकि स्पेशल डिस्कशन हम लोग जो है नेक्स्ट यूनिट से करेंगे। जो क्लासेस स्टार्ट होंगी इस क्लास के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो होगी यूनिट 2 से। ठीक है, यानी ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ऐसा क्यों कर रहे हैं, यूनिट फर्स्ट से इसलिए नहीं स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी आप देखेंगे, अभी थोड़ा सा बेसिक क्लासेस में डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के उत्पत्ति और विकास के बारे में, जिन पे इन सभी का नाम आएगा। ठीक है, आप उसी में बोर हो जाएंगे, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है। और जब ये क्लासेस आज डिस्कस करेंगे तो आप एक कहानी की तरह सुनते चले जाइएगा। ठीक है, ऐसा बहुत से लोगों के साथ होगा कि वो क्लास समझ में नहीं आएंगी। बहरहाल हम बात करें जो कल से क्लासेस होंगी वो होगी ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ की बात करें, जैसे इंट्रोडक्शन सोलर की बात, सोलर सिस्टम की डिस्कशन होगा। ठीक है, फिर इसमें देखेंगे जो उससे थ्योरी दी गई हैं उनका डिस्कशन होगा। ठीक है, तो ये यूनिट 2 से हम लोग क्लासेस शुरुआत करेंगे। सॉरी। तो बात करें क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये 2021 में पूछा गया है पीजीटी में ज्योग्राफी में। इसे पूछा है इतिहास के भौगोलिक ध्रुव की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? जेन ब्रुनसेन ने, अल्फ्रेड पेंक ने, मैकेंडर ने, पीटर क्रोप्टीन ने। तो आपको बताना है कि इतिहास के भौगोलिक ध्रुव की अवधारणा किसने प्रतिपादित की। तो हालांकि देखेंगे ये जो है इस यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट से आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन आएगा। बात करें इतिहास के भौगोलिक ध्रुव की बात करें तो 1904 में देखेंगे मैकेंडर द्वारा जो है इसे प्रतिपादित की गई थे। ठीक है, इसके अलावा जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स में देखेंगे तो आप देखेंगे लैंड फॉर्म से आ जाएगा क्वेश्चन, क्लाइमेट, इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक हैं। ठीक है, वाटर पढ़ना है, लाइफ ऑफ अर्थ को इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। ठीक है, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन पे पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। इसके अलावा साथ साथ देखेंगे, इसमें ध्यान रखिएगा कार्टोग्राफी के क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये आपका जो है पीजीटी का सिलेबस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा हम लोग क्लासेस जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास जो होगी एक इंट्रोडक्शन की क्लास है, भूगोल की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। ठीक है, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्या एनसीईआरटी सिर्फ डीपीएसएसबी के जो डीएसएसबी का एग्जाम है वो क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी है। तो बात करें हम जो बुक इसमें इंक्लूड करेंगे आपको पढ़ाने के लिए, तो आप तो इतने सारे बुक पढ़ नहीं पाएंगे। तो हमने क्वेश्चन पेपर देखा है, हो सकता है आपने भी देखा हो, तो उसकी आपको एक समरी देंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसमें कौन कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है, जैसे एनसीईआरटी की बुक तो रहेगी, साथ ही साथ आप देखेंगे जितनी एनसीईआरटी की बात करें, जहां तक अगर बात करें पीजीटी के एग्जाम की, यानी आप देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की बात कर रहा है। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे हमको सबसे ज़्यादा बेहतर लगता है तमिलनाडु की बुक जो है ज्योग्राफी की, या तमिलनाडु की कोई भी देखेंगे तो उसमें बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें दी गई हैं एनसीईआरटी के मुकाबले। आप देखेंगे उन्हीं चीज़ों को मैंने इंक्लूड किया है इस लेक्चर में। इसके अलावा देखेंगे माजिद हुसैन की बुक है इवोल्यूशन एंड ज्योग्राफिकल थॉट, यूनिट फर्स्ट के लिए ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें। ठीक है, और इंडियन ज्योग्राफी में इसके अलावा देखेंगे तो ये ऑक्सफोर्ड की बुक है, आप देखेंगे फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें जेसी लियोंग की, इसको कवर करेंगे। इसके अलावा देखिए कार्टोग्राफी के लिए हम जो है एनसीईआरटी की बुक जो है 11th की ज्योग्राफी की, इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई, हम इन सभी बुकों का आपको समावेशन जो है समरी देंगे रिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे क्लासेस की खासियत है। हमने बता दिया क्या क्या सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अब थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखिए हम जो है इस 200 मार्क पर 200 क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, बाकी टोटल जो होता है 300 नंबर का होता है, 3 घंटे में करना होता है। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे 20 क्वेश्चन आप देखेंगे जीएस जीके भी आएंगे। ठीक है, 20 देखेंगे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के आते हैं, अर्थमेटिक न्यूमेरिक के 20 नंबर आते हैं,
फिर इंग्लिश लैंग्वेज के, हिंदी लैंग्वेज के आते हैं, ठीक है। और अगर आपका जो है एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.25 मार्क्स जो है कट जाते हैं, ठीक है। जैसे बात कर रहे थे यूनिट 2 की, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ की बात कर रहे थे। इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा सामूहिक रूप से जोवियन ग्रह का नामक समूह है। तो जोवियन ग्रह आप देखेंगे ये बड़े ग्रहों का समूह होता है, यानी ये गैसियस पिंड से बने होते हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, जोवियन कहा गया। जो का मतलब होता है जो आकाश और थंडर का एक प्राचीन रोम देवता है, इसे जोवियन ग्रह कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, गैसियस पिंड से बने होते हैं। ये क्या होते हैं, स्थलीय पिंड से बने होते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल बॉडी कहा जाता है, इन्हें गैसियस जो है बॉडी कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ की नीड हो इस क्लास की, तो आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पेज ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, स्क्रॉल भी चल रहा है, स्टडी ऑन आइस नाम से पेज है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बिल ऑन कर सकते हैं, सारी क्लासेस आपको इसी पे मिलेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन, ज्योग्राफी की ओरिजिन और इवोल्यूशन की, यानी भूगोल की उत्पत्ति और विकास की बात करें। सबसे पहले ज्योग्राफी टर्म को समझते हैं। ऐसा एक भी चीज़ आपको इसमें नहीं बताया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। तो कुछ चीज़ें जहाँ से हम आपको बताएंगे कि इसको कहानी की तरह सुनना है, वहाँ पे कहानी की तरह सुनना है, क्योंकि आपको वो बाद में समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन उसको अभी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हम ज्योग्राफी की शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी एक क्या है, ऑब्जर्वेशन साइंस है। ये हमारे गुरु थे, उन्होंने बताया था कि ज्योग्राफी एक ऑब्जर्वेशन साइंस है। इसमें आपको कैसे, क्यों और कहाँ का जो है जवाब मिलता है। जिस दिन आपको क्यों, कैसे और कहाँ का जवाब मिल गया, उस दिन आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और खासकर ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी इतना खूबसूरत सब्जेक्ट है, अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो इसका संबंध लगभग हर सब्जेक्ट से है, उसको भी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। बहरहाल बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में देखेंगे तो इसमें जियो लास्ट स्टार्टिंग के 3 अक्षर की बात करें, इसका मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है। ग्राफिया की बात करें, ग्राफोस से बना है, ठीक है। इसका मतलब होता है वर्णन करना है, पृथ्वी का वर्णन। ज्योग्राफी का मतलब पृथ्वी का वर्णन करना, ये ग्रीक भाषा है, ठीक है। यानी अगर बात करें भूगोल को मानव के निवास के रूप में वर्णन, पृथ्वी का वर्णन द्वारा परिभाषित करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में बात करें, भूगोल बताता है हमें, यह बताता है कि कैसे, क्यों, कहाँ मानव और प्रकृति, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे मानव देखेंगे तो पृथ्वी पर रह रहा है और प्रकृति भी यहीं पर है, तो उनका क्रियाकलापों का उद्भव कैसे होता है, ये क्रियाकलाप एक दूसरे से अंतर संबंधित कैसे, यानी कोरिलेशन कैसा है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो गई, ज्योग्राफी होता क्या है, ज्योग्राफी के अंतर्गत क्या किस किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। यानी ज्योग्राफी में देखेंगे एक तो प्रकृति है, इन्वायरमेंट है, दूसरा जो है आप देखेंगे मानव है, दोनों वर्चस्वशाली हैं। तो उन दोनों का इंटरेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, ये ज्योग्राफी हमें बताता है। इसके अलावा कुछ आपको वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, जैसे आप देखेंगे जियोलॉजी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन, ज्योमेट्रिया का मतलब होता है पृथ्वी का मापन, ठीक है। और जियोइडियस का मतलब होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप उनका अध्ययन करना। इन टर्म को भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ ज्योग्राफी की बात करा जाए, तो आपको बताना है एरिस्टोथेनेस, ठीक है। यानी ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग ग्रीक विद्वान देखेंगे एरिस्टोथेनेस ने किया था, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे हिकैटियस की बात करें, हिकैटियस को कुछ विद्वान जो है भूगोल के जनक के रूप में मानते हैं। हिकैटियस ने स्थल भाग को सागरों से घिरा हुआ माना था और 2 महादेशों का ज्ञान दिया था, ठीक है। इसको और विस्तार से हम जब यूनिट फर्स्ट पर पढ़ेंगे, ठीक है, ज्योग्राफिकल थॉट को देखेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। ये तो बात हो गई भूगोल के पिता की। अगर आपसे पूछा जाए आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको बताना वान हमबोल्ट को आप देखेंगे आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। उनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी कॉस्मॉस बुक हमबोल्ट की रचना है। और वान हमबोल्ट ने पहली बार समताप रेखा पर मानचित्र दिखाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो कुछ ऐसी जो आपको चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं भूगोल से संबंधित परिभाषा की बात करें, तो स्ट्रैबो के अनुसार ज्योग्राफी क्या थी, भूगोल एक स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य, और ध्यान रखिएगा हमने क्या किया है, आप देख रहे होंगे कि हमने जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में दिया है, ठीक है। यानी ये बाइलिंगुअल है, कुछ टर्म आपको अगर हिंदी में ना समझ में आए तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। वैसे खास कर ये क्लासेस जो है आप देखेंगे बाइलिंगुअल क्लासेस है, ठीक है, लेकिन हम आपको समझाएंगे हिंदी में ही, इंग्लिश में जहाँ जरूरत रहेगी वहाँ आपको बता देंगे। तो ज्योग्राफी संबंधित परिभाषा की बात करें स्ट्रैबो के अनुसार आप देखेंगे भूगोल एक स्वतंत्र विषय है, यानी ज्योग्राफी इज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट जिसका उद्देश्य क्या है, लोगों को इस विश्व का आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पति,
फल, भूधरातल, एरिया के बारे में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, यानी नॉलेज ऑफ दिस वर्ल्ड, सिलेस्टियल बॉडी, लैंड, ओशियन, एनिमल, प्लैनेट, फ्रूट। ठीक है, इन सब का जो है आप देखेंगे सरफेस के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये क्या है, भूगोल है। और स्ट्रैबो ने बताया भूगोल क्या है, एक स्वतंत्र सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ध्यान से इसको कहानी की तरह सुनते चलिएगा, बाद में आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे टॉलेमी। टॉलेमी में आप देखेंगे यहाँ पर पी जो है साइलेंट रहता है, जैसे साइकोलॉजी में है वैसे इसमें देखेंगे टॉलेमी इस तरह लिखा जाता है इंग्लिश में। तो टॉलेमी ने क्या कहा ज्योग्राफी के बारे में, टॉलेमी ने कहा भूगोल जो है पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखा जा वाला आभामय विज्ञान है, यानी ज्योग्राफी इज द ल्यूमिनस साइंस, ठीक है, दैट सीज द ग्लिम्स ऑफ द अर्थ इन हेवन। ये टॉलेमी के कथन थे। इसके अलावा मॉडर्न की बात करें तो रिचर्ड हार्टसोन ने जो है आप देखेंगे ज्योग्राफी के बाद संबंधित अगर परिभाषा की बात करें, उन्होंने बताया भूगोल का उद्देश्य धरातल के प्रादेशिक विभिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है, यानी द पर्पस ऑफ ज्योग्राफी इज द डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द रीजनल एंड वेरिएशन ऑफ द सरफेस। ये किसके अकॉर्डिंग था, रिचर्ड हार्टस्टोन के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी की परिभाषा थी। ठीक है, अब बात करते हैं ज्योग्राफी का विकास कैसे हुआ। ठीक है, यानी इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी की बात करें तो आप देखेंगे प्राचीन समय में पृथ्वी संबंधी अधिकतर जो जानकारी थी वो अन्य विषयों के विद्वानों से मिलती। जैसे आप बात करेंगे तो हिप्पोक्रेटस की बात करें तो उन्होंने बताया कि मनुष्य जो है, मनुष्य पर पर्यावरण के प्रभाव का वर्णन किया है हिप्पोक्रेटस ने। ठीक है, अरस्तु की बात करें, एरिस्टोटल जो है ज्योग्राफर नहीं थे, लेकिन आप देखेंगे वो एक उन्होंने अपनी पुस्तक में आप देखेंगे पॉलिटिक्स पुस्तक उनकी है, उसमें कहा है राज्य के गठन पर भौतिक कारकों का प्रभाव को स्पष्ट किया है। ठीक है, तो कहने का मतलब प्राचीन समय जो एंशिएंट टाइम था उससे अन्य विषय को जो जानकार थे उनसे जो है ज्योग्राफी के बारे में जानकारी मिलती है। अगर बात करें भूगोल के विकास को 3 चरणों में हम लोग डिवाइड करके मेनली देखते हैं। ठीक है, प्राचीन काल के बात करें तो आता है सबसे पहले 18th सेंचुरी, यानी द एज ऑफ डिस्कवर, यानी खोज का समय, खोज का युग, यानी जिस समय आप देखेंगे कोलंबस, मैगलन जैसे जो है खोजी जो है वो दुनिया की खोज पर निकलेंगे, उसे क्या कहा जाता है 1400 से 1800 ईस्वी के बीच जो है, यानी 18th सेंचुरी के बीच उसे क्या कहता है, खोज का युग, यानी द एज ऑफ डिस्कवर। ठीक है, यानी आप देखेंगे यह वह समय था जब भूगोल की विषय वस्तु और पद्धति पूर्णतः विकसित नहीं होती। इस अवधि के समय आप देखेंगे वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस की यात्राओं के माध्यम से क्या किया गया, खोज को, यानी खोज अन्वेषण किया गया, खोज किया गया। ठीक है, उन पर विजय पाई गई। यूरोप के कई राष्ट्र द्वारा भौगोलिक अन्वेषण यानी ज्योग्राफिकल खोज के लिए, रास्तों की खोज के लिए, नए नए रास्तों के लिए, नए नए व्यापारिक मार्गों की खोज के लिए कई यात्राएं शुरू की, उनको फंडिंग की गई। तो आप देखेंगे क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करें तो वो तो निकला था देखेंगे इंडिया की खोज करने, लेकिन वो आप देखेंगे वो अमेरिका की खोज की उसने, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। ठीक है, उसने अमेरिका की यात्रा की। ठीक है, आपको ईयर नहीं ध्यान रखना, अभी यहाँ पे हिस्ट्री आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, बस आपको टू द पॉइंट पढ़ने जाना है। तो ठीक है, तो ये क्या है 1400 1800 18th सेंचुरी का खोज क्या था, खोजों का काल कहा जाता था। इसी में आप देखेंगे टॉलेमी ने देखेंगे इसमें अधिकांश यात्राओं का जो फाइनेंस किया जाता था वो कॉमर्शियल रिटर्न के लिए किया जाता, यानी जो राजा महाराजा थे वो फाइनेंस कर, पैसे देते थे खोज के लिए। वो चाहते थे कि बाहर से ये खोज हो, नई यात्राएं हो, लोग वहां से जाएं, वहां से जो वहां की बहुमूल्य चीजें हो वो लेके आए, यूरोप में बेचें। ठीक है, तो उसके लिए क्या कहता था, वो रिटर्न के लिए किया जाता था। लेकिन आप देखेंगे यात्राओं ने वैज्ञानिक जांच और खोज का अवसर भी प्रदान किया, क्योंकि जो खोजी थे वो दूर दूर की यात्राएं करते थे, तो उनको बहुत सारे चीज़ों का ज्ञान हुआ कि कौन सी नदी कौन से जगह कहाँ पर है। तो उन्होंने अपने अनुसार जो है पृथ्वी की सतह पर घटनाओं के स्थान पर जोन देने के कारण भूगोल को आप देखेंगे मानचित्र कला वहाँ पर मैपिंग करना चालू किया। जो खोजी प्रवृत्ति निकलते थे, या टॉलेमी की बात करें या वास्को डी गामा की बात करें, वो सब निकलते थे तो मैप बनाना चालू किया। ठीक है, उसमें आप देखेंगे महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग की बात करें, कहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध है, कहाँ पर बस्तियां उपलब्ध है, कहाँ पर कौन से रिसोर्स उपलब्ध हैं, तो वो अपने मैप में ये सब दिखाते थे। ठीक है, तो ये पहले का मैप था। आज का मैप देखेंगे समय के साथ और बेहतरीन होता गया। ठीक है, इसके अलावा अगर कोलंबस के बाद बात करें तो आपने मैगलन का नाम सुना होगा। मैगलन भी एक खोजी था, वो पूरी दुनिया के सफर पर निकला था, और आप देखेंगे उसने क्या किया था, स्पेन के राजा ने उसको फाइनेंस किया था। वो आना चाहता था ब्लैक गोल्ड लेने के लिए, यानी काली मिर्च। ठीक है, काली मिर्च और लौंग के लिए वो इंडोनेशिया की तरफ आना चाहता था। ठीक है,
तो वो तो चला इधर से, ठीक है। वो जब निकला तो वो पूरे जो है आप देखेंगे पूरे विश्व का चक्कर लगाते हुए, सबसे पहले आप देखेंगे जब वहां से स्पेन से निकला तो पहले अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए कहां पहुंचा, इंडोनेशिया पहुंचा, यहां से मसाले लिया। इसके बाद देखेंगे वहां पे इतना मौसम खराब था कि उसने जो है धीरे धीरे आप देखेंगे यहाँ पर साउथ अमेरिका में यहाँ पे मैगलन स्ट्रेट देखने को मिलेगा, तो उसको क्रॉस किया, उसी के नाम पर है, पूरे दुनिया का चक्कर लगाकर जो है यहाँ पहुंचा था, ठीक है। तो ये इसकी यात्राओं के बारे में दिखाता है कि कैसे खोजी यात्राएं चालू हुई, ठीक है। अब आपको एग्जैक्ट उसमें डेट नहीं याद रखनी है, ठीक है। फिर यहाँ से उसने क्या किया, यहाँ से उसने काली मिर्च वगैरह ली, तो फिर अपना स्पेन पहुंचा, लेकिन तब तक उसके बहुत सारे जो जहाजी मित्र थे वो मर चुके थे प्लेग वगैरह की बीमारी से, ठीक है। कई दिन बिना खाए पिए थे और उसने यहाँ पर बहुत सारे धन कमाए। ऐसे ही आप देखेंगे, ठीक है। तो बात करें पुर्तगाल के लिस्बन से, बात करें तो वास्को डी गामा निकला, उसको फाइनेंस किया गया, तो वो देखेंगे केप ऑफ गुड होप से होते हुए सबसे पहले कहाँ पहुंचा, इंडिया पहुंचा, ठीक है। 20 मई 1498, उस समय आप देखेंगे आप जमहूरीन का शासन था, ठीक है। तो आप देखेंगे वहां पर उसके पश्चिमी तट पर आप देखेंगे कालीकट कोझिकोड के पास वो केरल पहुंचा, ठीक है। पहली बार ऐसा था कि कोई यूरोपीय समुद्री के रास्ते भारत आया, ठीक है। इस प्रकार आप देखेंगे वास्को डी गामा को भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजे जाने का श्रेय दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये 1400 से 1800 के बीच जो काल था ये डिस्कवर का समय था, यानी खोज का काल था। इसी के दौरान आप देखेंगे मैप की जो है आप देखेंगे विस्तार हुआ, नए नए रास्तों का विस्तार हुआ, बस्तियों का विस्तार हुआ, यानी मैपिंग की शुरुआत हुई। इसके बाद टाइम आता है, ठीक है, पीरियड बिटवीन 18 टू 1950, ठीक है। इस टाइम क्या हुआ, इस टाइम देखेंगे तो इस अवधि के बीच विभिन्न व्यक्तिगत दार्शनिक के काम की विशेषता थी, ठीक है। और इसी के माध्यम से देखें भूगोल के दायरे में विस्तार हुआ, ठीक है। इसमें आप देखेंगे 1800 के दशक में आप देखेंगे यूरोप और यूएसए के बीच देखेंगे भौगोलिक ज्ञान के में एक मजबूत वृद्धि देखी गई, ठीक है। और उस समाज ने जो है भौगोलिक मुद्दों पर ज्योग्राफिकल में देखेंगे तो उन्होंने रुचि लेना चालू किया। इसी के दौरान देखेंगे जर्मनी में अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, कार्ल रिटर और फ्रेडरिक रेटजल ने मानव और भौतिक भूगोल के महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये है रेटजल महोदय, ये लाप्लास है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है। और 1844 में हम्बोल्ट का प्रकाशन हुआ कॉस्मोस, इसमें पृथ्वी के विज्ञान और भौतिक भूगोल की बात करता है, ठीक है। और ये कॉस्मोस की वजह से आप देखेंगे कई शिक्षाविद आज भी जो है भूगोल को एक मील का पत्थर के योगदान के रूप में देखते हैं, ठीक है। और इसी अवधि के दौरान यानी 1800 से 1950 की अवधि के दौरान आप देखेंगे इस अवधि के दौरान मनुष्य और पर्यावरण के बीच अध्ययन के संबंध में आप देखेंगे दो विचारधाराएं सामने आती हैं। सबसे पहला आता है पर्यावरणीय नियतिवाद यानी डिटर्मिनिज्म की बात करता है, दूसरा आता है संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म की बात करता है। जहाँ तक मैकेंडर की बात करें, एलन सैम्पल की बात करें, हटिंगटन की बात करें, ये जो है पर्यावरण नियतिवाद विचारधारा के समर्थक थे। यानी इनका मानना था कि जो भी मानव अपनी क्रिया करता है और गतिविधि करता है वो प्रकृति यानी नेचर द्वारा स्थितियों द्वारा उसे ढाली जाती है, यानी प्रकृति उसका नियंत्रण करती है, ठीक है। अगर बात करें पर्यावरण नियतिवाद या निश्चयवाद की बात करें, या निश्चयवाद जिसे कहते हैं, पर्यावरण नियतिवाद कहते हैं, डिटर्मिनिज्म कहते हैं, वो क्या मानता है, यानी वो मानता है नियति यानी इन्वायरमेंट सब कुछ निर्धारित करता है, यानी मनुष्य के सभी कर्म प्रकृति द्वारा निर्धारित होते हैं। अतः मनुष्य जो है अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता, अर्थात उसकी स्वतंत्रता सीमित होती है, इसे नियतिवाद कहते हैं, ठीक है। ये रेटजल का मानना था, या नियतिवादी जो थे उनका मानना था। इसके अलावा देखेंगे इस विचारधारा के समर्थक थे फ्रेडरिक रेटजल। उन्होंने अपने पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में विश्व के विभिन्न लोगों पर भौतिक पर्यावरण के प्रभाव को स्पष्ट किया। इसी के बाद एक आया नौ नियतिवाद सिद्धांत। इसका विचार किसने दिया था, ग्रिफिथ टेलर। मैं जितनी बातें यहाँ पर हाईलाइट करना, जैसे नौ नियतिवाद का सिद्धांत किसने दिया था, ग्रिफिथ टेलर। तो आपके वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, तो वन लाइनर में आपको ये ध्यान रखना, जैसे हमने बताया ग्रिफिथ टेलर नौ नियतिवाद के सिद्धांत थे, और रेटजल जो थे ये नियतिवाद के समर्थक थे, ठीक है। इसके अलावा मैंने तीन नाम यहाँ पर लिए, ठीक है, जैसे आपको बताया हमने यहाँ पर मैकेंडर, एलन सैम्पल, हटिंगटन, ये क्या थे, नियतिवादी थे। तो इनको आपको ध्यान रखना है, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसमें देखेंगे फॉर एग्जांपल की बात करें तो अगर केदारनाथ में बाढ़ आ गई, ठीक है, केदारनाथ में बाढ़ आ गई, तो नियतिवादी क्या कहते हैं, नियतिवादी कहते हैं ये प्रकृति की इच्छा थी,
प्रकृति की इच्छा थी, इस वजह से जो है वहां पर बाढ़ आ गई। यानी मानव जो है अपने मन से कुछ नहीं कर सकता, कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया, ये देखेंगे तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक है 11th क्लास की, ये मैटर वहीं से लिया गया है, नियतिवाद। तो उसमें बताया गया है कि खाना बदोश वाले, पश्चाड़ वाले जो आदमी होते हैं, यानी व्यक्ति जो होते हैं, वो मानवीय गतिविधियों पर प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभाव उसमें शामिल होता है। जैसे कोई भी पश्चाड़ वाला व्यक्ति है, प्रकृति पर्यावरण पर बहुत अधिक निर्भर रहता है कि वहाँ पर जो है आप देखेंगे घास मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वो ऐसा नहीं खेती करना चालू कर देता है, ठीक है, अपने लिए पशुओं के लिए चारा उगाना चालू कर देता है। वो सोचता है कि प्रकृति चाहेगी तो देगी, मैं उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करूँगा, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, इसको एक दोहे से समझ सकते हैं, होई है सोई जो राम रच राखा, ठीक है। यानी जो कुछ राम ने रचा है, यहाँ पर राम का संदर्भ आप प्रकृति से लीजिए, यानी जो कुछ राम ने रचा है वही होगा, ठीक है। उसमें मनुष्य कोई जो है मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता है। ये हमने श्लोक लिया है, इसका मतलब आपको यही समझना है, बस यही से आपको इसका अर्थ समझना है। ये है कि नियतवादी ये कहते हैं, हो ये हो सोई जो राम रच राखा, यानी जो कुछ भी होगा वो राम के इच्छानुसार होगा, यानी प्रकृति के इच्छानुसार होगा, ठीक है। तो इसका आपको यही चीजें ये समझना है। इसका एग्जाम्पल इस तरीके से। अब बात करें रेटजल की, तो रेटजल जो थे, रेटजल जो है चार्ल्स डार्विन के समकालीन थे और उनके इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज की थ्योरी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इसीलिए आप देखेंगे डार्विन के जो है जो सिद्धांत थे इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज में, तो रेटजल ने अपने सिद्धांत में मानव समाज पर लागू किया था, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे रेटजल को मानव भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको ये ध्यान रख गया, ठीक है। और रेटजल को इनकी एक सिद्धांत थी लेबेनसेम, ठीक है, उनके लिए सर्वाधिक ख्याति मिली थी, यानी जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य जो है, राज्य की विकास जो होती है निवासित जीवों द्वारा होती है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से तुलना की थी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहे तो मानव समुदायों को, ठीक है, विशेष पर्यावरण में अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसी भांति संघर्ष करना चाहिए जैसे पौधे, जीव, पशु आदि करते हैं। इसे जो है सामाजिक डार्विनवाद का नाम दिया, ठीक है, ठीक है। जैसे डार्विन ने कहा कि जो वही सरवाइव करेगा जो फिट होगा, मजबूत होगा, वैसे ही रेटजल ने कहा कि अगर कोई कमजोर देश है तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, जो मजबूत रहेगा उसको हड़प लेगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब है, ठीक है। अब बात करते हैं पर्यावरण नियति या निश्चयवादी। एक सेकेंड, यह है संभववाद, यहां पर आप करेक्शन कर लीजिएगा। पर्यावरण नियतिवाद हम लोग पढ़ चुके हैं, यह है क्या है, संभववाद, ठीक है। यहां पर पॉसिबिलिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। और पॉसिबिलिज्म यानी संभववाद क्या मानता है, संभववाद ये मानता है, तो ये आप देखेंगे जस्ट जो है नियतिवाद के अपोजिट है। नियतिवाद में कहता है कि मानव कोई संशोधन नहीं कर सकता प्रकृति में, प्रकृति जो चाहेगी वो अपने इच्छा अनुसार करेगी। लेकिन संभववाद ये मानता है कि वातावरण में यानी नियति में बदलाव लाने में सक्षम है, प्रकृति से प्राप्त जो उनकी संभावनाओं को अपनी आवश्यकता अनुसार, यानी मनुष्य को जो चाहिए रहेगा उसका दोहन कर सकता है, वो उतनी योग्यता रखता है कि प्रकृति में संशोधन कर सकता है, ठीक है। तो आप जस्ट देखेंगे जो नियतिवाद है जस्ट उसका उल्टा होता है संभववाद, ठीक है। और इसके समर्थकों में आप ध्यान रखिएगा ब्लाश, विडाल डीला ब्लाश, और इसके आप देखेंगे फेब्रे, ये जो है इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ये संभववाद के समर्थक है। विडाल डीला ब्लाश की एक पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें उन्होंने समाज की वृद्धि और विकास के लिए कल्चरल इन्वायरमेंट के महत्व को स्पष्ट किया है। यानी मनुष्य जो है अपने आवश्यकता अनुसार एक अपना कल्चरल इन्वायरमेंट बना सकता है, ठीक है। इसको और अच्छी तरीके से जब हम यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे आपको उसमें समझ में आएगा कल्चरल इन्वायरमेंट क्या होता है। जैसे आप देखेंगे जहाँ पर जैसे अगर उसको मनुष्य को ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, वो किसी आप देखेंगे मतलब कोई हाई एल्टीट्यूड पे है तो वहाँ पे अपने अनुसार उसको गर्म रखने के लिए वो घर बना सकता है, ठीक है। ये नहीं कहेगा कि वो नियत है वो जो चाहे करे, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो संभववाद की विचारधारा हमने समझ ली, ठीक है। तो आप देखेंगे इसका एक एग्जाम्पल दिया गया, ये भी आप देखेंगे तमिलनाडु बोर्ड से दिया गया, इसमें एग्जाम्पल दिया गया संभववाद में इजराइल जैसे कई शुष्क देश मनुष्यों ने प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा निर्धारित बाधाओं, जैसे आप देखेंगे वहां पर कम वर्षा होती है, उच्च तापमान रहता है, खराब मिट्टी रहती है, ठीक है, आप वहां पर पानी की कमी है,
तो उस पर काबू पा लिया है। वहाँ पर आप देखेंगे इजरायली जो है, आप देखेंगे टेक्नोलॉजी इतनी विकसित है, वहाँ पर एग्रीकल्चर हो रहा है, रेत पर एग्रीकल्चर हो रहा है। इसके अलावा देखेंगे आप वहाँ के खारे पानी को आप देखेंगे मानव जो है संभववाद की विचारधारा को मजबूत करते हुए वहाँ पर आप देखेंगे उसको जो है अलावड़ी बनाकर वो पी रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, संभववाद है। और अच्छे तरीके से समझना हो, जैसे हमने बढ़ाया पर्यावरण नियतिवाद कहता है केदारनाथ में बाढ़ आ गई, तो ये कहता है नियतिवादी कहते हैं कि ये तो नियति थी, तो इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकता मनुष्य। लेकिन संभववादी कहते हैं कि अगर मनुष्य को जरूरत है तो इससे भी बेहतर बना सकता है, यानी आप देखें केदारनाथ को फिर से बना सकता है। तो ये क्या है, संभववादी विचारधारा है। ऐसे आप देखेंगे चंबल नदी पर आप देखेंगे उसके ऊपर एक हाईएस्ट जो है ब्रिज बनाया गया, तो मनुष्य को जरूरत थी कि ये दो क्षेत्रों को कनेक्ट करके जो है एक रेड नेटवर्क जो है क्रॉस किया जाए। तो यहाँ पर संभववादी क्या थे, हम लोग क्या है, संभववादी ने हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बना, एक कनेक्ट कर दिया रेल ब्रिज। ठीक है, तो ये क्या है, संभववादी विचारधारा। इसके बाद लास्ट पीरियड आता है 1950 के बाद का दशक। ये दशक जब आप देखेंगे तो सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्त हो चुकी थी। ये वर्ल्ड वार नया नया विकास हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी विकास हो रही थी, नए नए कानून बनाए जा रहे थे। ठीक है, ताकि भविष्य में उनकी संभावनाओं को, क्या चरम संभावनाएं हो सकती हैं खोज की, उसको हम लोग देख सके। ठीक है, तो आप देखेंगे इस अवधि में आप देखेंगे कई महत्वपूर्ण विकास हुए। ठीक है, जो भौतिक और मानव भूगोल में मात्रात्मक तकनीकों का उपयोग, यानी टेक्नोलॉजी में विभिन्न जैसे आप करके बात करें तो सांख्यिकीय उपकरणों का उपयोग किया जाने लगा, मानचित्र होने लगा, क्षेत्रों प्रयोगशालाओं की होने लगे, प्रश्नावली डेटा को भी संश्लेषित किया जाने लगा। ठीक है, तो इससे आप देखेंगे ज्योग्राफी को और ज़्यादा विकास मिला। इसमें आप देखेंगे जैसे मात्रात्मक क्रांति का विकास होता है, इसमें आप देखेंगे तो मैथमेटिक्स यानी गणितीय समीकरणों की बात करें, तो नियतात्मक मॉडल की बात करें, तो कई भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि संख्या जो होती है, यानी संख्या वो अधिक सटीक जो होती है, वो हमें अधिक सटीक जो है ज्ञान देती है। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे मानचित्र, ग्राफिक भाषा और अन्य दृश्य प्रतिनिधित्व दोनों के रूप में एक भौगोलिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा रहा था। ठीक है, वर्तमान में जैसे बात करें रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका था और जीआईएस प्रणाली का विकास हो चुका है। ठीक है, ये 1950 के दशक की बात बता रहा है। तो इससे आप देखें कंप्यूटर के माध्यम से मानचित्र बनाना, ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के उपयोग से ये सब आसान हो गया है। तो ये तो बात हो गई ज्योग्राफी का विकास। ठीक है, 3 पीरियड में बात की है, एक तो खोज की अवधि हो गई, दूसरा आप देखेंगे तो मध्यम काल मान सकते हैं, तीसरा आप देखेंगे 1950 के बाद का काल मान सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको कहानी की तरह सुनने जाना है। अब बात करेंगे कि भूगोल का भौतिक और सामाजिक विज्ञान विषयों पर कैसा संबंध है। ठीक है, तो इस सोशल साइंस और देंगे फिजिकल साइंस, ठीक है, इससे कैसे संबंध है। तो भूगोल की कुछ शाखाओं का गणित और इन्वायरमेंट विज्ञान जैसे विषयों से मजबूत जुड़ाव आपको देखने को मिलेगा। जबकि आप देखेंगे हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री और आप सोशियोलॉजी की बात करें, ठीक है, तो सोशियोलॉजी की बात करें तो उससे विशिष्ट प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो अगर बात करें रिलेशन विथ फिजिकल साइंस की बात करें तो उसमें सबसे पहला आता है एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और ज्योग्राफी की। तो जल्दी जल्दी इसको देखते चलेंगे। तो भूगोल के साथ साथ खगोल विज्ञान, गणित और कंप्यूटर विज्ञान एक इंटरेक्शन ने आधुनिक कार्टोग्राफी और जीआईएस विज्ञान को विकसित करके मार्ग प्रशस्त किया है। तो आप देखेंगे एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस जो है इस तरह जो है ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं। तो ये ठीक है। इसके अलावा जूलॉजी से ज्योग्राफी की बात करें तो आप देखेंगे जूलॉजी में आप देखेंगे तो अनेक प्रकार के खनिज होते हैं, उनके सामग्री, पेट्रोलियम आदि का अध्ययन किया जाता है। भूगोल में देखेंगे तो उनके चट्टानों के वितरण, जलवायु और मानवीय गतिविधियों से उनका इंटरेक्शन, ठीक है, खनिज की आर्थिक संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार देखेंगे भूविज्ञान और भूगोल के बीच एक परस्पर क्रिया के अध्ययन की एक नई शाखा का निर्माण हुआ जिसे भू आकृति विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री का ज्योग्राफी संबंध। ठीक है, तो आप देखेंगे वायुमंडल की भौतिकी का अध्ययन जलवायु विज्ञान के अंतर्गत आता है। जलवायु की जो है जलमंडल की भौतिकी अध्ययन आप देखेंगे समुद्र विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो दोनों का आप देखेंगे वायुमंडल और जल विज्ञान प्रक्रियाओं की जांच और व्याख्या करने के लिए जो है आप देखेंगे रॉक, सॉइल, सरफेस और आप देखेंगे भूजल, वायुमंडल की रासायनिक सामग्री की जरूरत होती है जो भूगोलवेत्ताओं की रुचि होती है। इस प्रकार आप देखेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो है ज्योग्राफी से संबंध है। नेक्स्ट बात करेंगे बॉटनी, जूलॉजी और ज्योग्राफी की बात करें तो आप देखेंगे वनस्पति विज्ञान और प्राणी शास्त्र जो देखेंगे तो पारंपरिक रूप से पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार के प्रजातियों का वर्गीकरण और वितरण तक ही सीमित है। ठीक है, भूगोल ने क्या किया है, इसको पृथ्वी की सतह पर स्थानिक खंड के अध्ययन होने के नाते विशेष रूप से जलवायु
और वनस्पति और जीवों के वितरण संबंधी पहलुओं का अध्ययन का प्रयास किया, जिसे जीव भूगोल को जन्म दिया। ठीक है, अब बात करेंगे रिलेशन विथ सोशल साइंस। सोशल साइंस के साथ ज्योग्राफी कैसे संबंध है? तो अर्थशास्त्र क्या करता है? तो सोशल साइंस में आप देखेंगे अर्थशास्त्र करता है इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी की बात करें, सबसे पहले रिलेशन विथ सोशल साइंस में इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी की बात करें तो अर्थशास्त्र का संबंध संसाधनों की मनुष्य की आवश्यकताएं और इच्छाएं को संतुष्ट करना है, जबकि आर्थिक भूगोल यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी का संबंध आप देखेंगे रिसोर्स का मैनेजमेंट कैसे करना है, उनका पैटर्न कैसे होना चाहिए, तो उसका अध्ययन करता है। इसमें आप देखेंगे कृषि हो गया, मछली पकड़ने, कृषि वानिकी, इंडस्ट्री हो गया, व्यापार, ठीक है, परिवहन, इन सब की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है ज्योग्राफी में। अब सोशल साइंस की बात करें तो सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी की बात करें, ठीक है, समाज छात्र आप देखेंगे तो मुख्य रूप से समाज के संस्थागत पहलुओं से संबंधित होता है। ठीक है, अगर बात करें सामाजिक भूगोल की तो समाज शास्त्र और भूगोल के बीच परस्पर क्रिया की तार्किक अभिव्यक्ति है, क्योंकि यह स्थानिक और संदर्भ में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। अब बात करेंगे मानव विज्ञान और ज्योग्राफी की। मानव विज्ञान मानव जाति और उसके वर्गीकरण का अध्ययन करता है। मानव विज्ञान और भूगोल दोनों की पहचान क्या है? क्लासिफिकेशन है। इसकी पहचान क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे मानव विज्ञान और भूगोल के बीच जो है संबंध परिणाम स्वरूप देखेंगे मानव भूगोल और मनुष्यों का भूगोल का इसका विकास होता है। तो अभी आपको सिंपल जो है सुनते चला जाना है, क्योंकि जैसे जैसे क्लासेस होती जाएंगी ये बातें आपको समझ में आती जाएंगी। अब इतिहास के साथ इसका संबंध, इतिहास समय और स्थान के अनुसार घटनाओं का ढांचा है। ठीक है, तो आप देखेंगे भौतिक भूगोल यानी भूगोल का भौतिक पृथ्वी के संदर्भ में इस घटनाओं का अध्ययन करने और विषयगत मानचित्रों का उपयोग करके ऐतिहासिक घटनाओं के स्थानों को चित्रित करने का प्रयास करता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि पानीपत का युद्ध कहाँ हुआ था, सपोज पानीपत का युद्ध कहीं भी हुआ हो आपसे पूछा जाता है ना इंटरव्यू में कि वहीं क्यों हुआ था, तो उसका आंसर आपको ज्योग्राफी देगा। ठीक है, तो उसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हमेशा उस काल के लौकिक स्थानिक घटनाओं को एकीकृत करना चाहिए। तो ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये तो बात हो गई कि अन्य विषयों के साथ कैसा संबंध है। अब हम बात करेंगे कि अप्रोच क्या होना चाहिए, ज्योग्राफी को पढ़ने के हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, तो भूगोल के दृष्टिकोण से कई परिवर्तन आए। पहले के भूगोलवेत्ता क्या मानते थे कि ज्योग्राफी डिस्क्रिप्टिव जो है यानी डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी होनी चाहिए। इसके बाद दूसरे विश्लेषक आए, उन्होंने कहा एनालिटिक्स होनी चाहिए यानी विश्लेषणात्मक अध्ययन होना चाहिए। तो इसमें दो अप्रोच आए, एक होता है सिस्टमेटिक अप्रोच यानी व्यवस्थित दृष्टिकोण होना चाहिए, दूसरा होता है रीजनल अप्रोच यानी आप देखेंगे छोटे छोटे प्लेसेस का अध्ययन जो है। अगर सपोज इंडिया है उसमें आप देखेंगे राज्य है, राज्य के अंदर देखेंगे जिला है, जिला के अंदर ब्लॉक है, गांव है। तो ये कहता है रीजनल अप्रोच होना चाहिए, ये कहता है सिस्टमेटिक अप्रोच होना चाहिए। तो दो प्रकार के अप्रोच हमारे सामने आते हैं। अब इन अप्रोचों की बात करें तो सबसे पहला आता है सिस्टमेटिक अप्रोच। सिस्टमेटिक अप्रोच की बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट द्वारा इसे पेश किया गया था। यहां से आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है, सिस्टमेटिक अप्रोच किसके द्वारा जो है लाया गया था? अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट द्वारा। इन्होंने बताया किसी विशेष घटना पर विचार किया जाता है विशिष्ट प्राकृतिक और मानवीय घटना का अध्ययन जो पृथ्वी की सतह पर कुछ स्थानिक पैटर्न और संरचनाओं को जन्म देता है। इसे क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक अप्रोच कहते हैं। जैसे अगर बात करें तो सिस्टमेटिक ज्योग्राफी को जो है मेनली जो है 4 ब्रांच में डिवाइड किया जाता है। जैसे हम बात करें तो सबसे पहले हम भौतिक भूगोल का अध्ययन करेंगे, यानी सरफेस की बात करें अर्थ पर जो वेरियस एलिमेंट है, जैसे आप बात करें एटमॉस्फेयर यानी हवा की, फिर जल की, फिर रॉक की, फिर जीवन की, इन सब के डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन करेंगे। भौतिक भूगोल का अध्ययन करने के बाद हम क्या करेंगे? बायोज्योग्राफी, ठीक है, यानी पर्यावरण भूगोल सहित जीव विज्ञान का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल का अध्ययन करेंगे, यानी हम देखेंगे ह्यूमन कल्चर क्या है, जनसंख्या क्या है, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक जो है आप देखेंगे उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है, राजनीतिक जो है आप देखेंगे क्या एस्पेक्ट है उसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे ज्योग्राफिकल मेथड ऑफ टेक्निक्स यानी भौगोलिक तरीके और तकनीक का अध्ययन करेंगे। तो आप देखेंगे सिस्टमेटिक अप्रोच में वन हम्बोल्ट ने इन 4 जो है 4 ब्रांच को बताया कि इस तरीके से हमें अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, अगर अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट की बात करें, थोड़ा सा इनके केस स्टडी देख लेते हैं। तो ये 14 सितंबर 1769 को जन्मे थे। ठीक है, ये पर्शियन पॉलीमैथ थे और भूगोलवेत्ता प्रकृतिवादी खोजकर्ता थे। तो इतनी क्वालिटी थी इनके पास।
वनस्पति भूगोल पर देखेंगे हम्बोल्ट की मात्रात्मक कार्य के जीव विज्ञान के क्षेत्र की नींव रखी थी। आप देखेंगे ये जो है हम्बोल्ट ने ही कॉस्मोस शब्द को जो है पुनर्जीवित किया था। 1800 में देखेंगे मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन की घटना के कारण करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने जो है गुआनोका डामर झील को अच्छे पुजारी का झरना यानी द स्प्रिंग ऑफ द गुड प्रीस्ट कहा। इसके अलावा इक्वाडोर पर देखेंगे पिचाचा की चढ़ाई और चिम्बोराजा की चढ़ाई से करने इन्होंने जो है उस टाइम जो है यह विश्व रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया था। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जेफरसन ने इन्हें हम्बोल्ट का युग से संबोधित किया था। ठीक है, इसके बाद ये तो बात हो गई सिस्टमेटिक अप्रोच की। अब बात करेंगे रीजनल अप्रोच। तो रीजनल अप्रोच देखेंगे तो ये जो है इसे जो है हम्बोल्ट के समकालीन थे कार्ल रिटर ने इसे क्या किया, रीजनल अप्रोच की धारणा को विकसित किया। ठीक है, इन्होंने बताया क्षेत्रों को राहत वर्षा वनस्पति प्रति व्यक्ति आय जैसे एक ही कारक के आधार पर वर्ग किया जा सकता है या दो से अधिक कारकों के मेल से बनने वाले बहुकारक के क्षेत्र भी हो सकते हैं। यानी राज्यों जिलों तालुकों जैसी प्रशासनिक इकाइयों को भी क्षेत्र माना जा सकता है। तो ये इनका था कार्ल रिटर का रीजनल अप्रोच। ठीक है, जैसे हमने बताया कि भारत एक हो गया, एक राज्य हो गया, उसके अंदर बहुत सारे देखेंगे तो राज्य हैं, फिर जिला है, तालुका है, ब्लॉक है, इसके अलावा देखेंगे गांव है, ठीक है, पंचायत है। तो इनको जो है अलग अलग करके या फिर एक में अध्ययन किया जा सकता है, ये रिटर ने बताया। अब इसको जो है कुछ मेनली आप देखेंगे रीजनल स्टडी यानी क्षेत्रीय स्टडी या फिर रीजनल एनालिटिक्स, रीजनल डेवलपमेंट एंड रीजनल प्लानिंग के द्वारा इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, लास्ट अप्रोच की बात करें, ज्योग्राफिकल डाटा मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका जो आप देखेंगे इसे जो ब्रायन जे बैली ने भूगोल का अधिक प्रभावी ढंग से अध्ययन करने के लिए मानव विज्ञान की इस पद्धति को अपनाया था। ठीक है, ये प्रत्येक समयावधि के त्रिआयामी केक स्लाइस के बराबर माना गया है। ठीक है, इसे तीसरे आयाम का आरेख के साथ साथ पंक्तियों और स्तंभों की जांच करना संभव हो पाता है। तो मेनली आपको ध्यान रखना है ये सिस्टमेटिक अप्रोच, दूसरा रीजनल अप्रोच, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी की, जो हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा अगर आप लोग बोर हो रहे हो तो क्लासेस को पॉज कर दीजिए। जरूरी नहीं आपको ये क्लासेस तुरंत समझ में आ जाए। ठीक है, और इसको पीडीएफ को जरूर पढ़िएगा, और जैसे जैसे क्लासेस आपकी होती जाएंगी वो आपका क्लियर होती जाएंगी। हम वादा करते हैं कि इसमें से जो भी क्वेश्चन आपके बनेंगे वो गलत नहीं होंगे। ठीक है, अगर आपने इस मटेरियल को पढ़ लिया, हमने कई सारे बुक का समावेशन किया है। ठीक है, अब बात करें ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी की, तो मेनली आप देखेंगे 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, आप देखेंगे ज्योग्राफी टेक्निक्स की बात जो कर रहा है जिसमें मात्रात्मक क्रांति आ जाती है। ठीक है, तो जियोमॉर्फोलॉजी भूआकृत विज्ञान, सॉइल ज्योग्राफी मृदा भूगोल, क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, हाइड्रोलॉजी, ओशनियोग्राफी, बायोजोग्राफी, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी। इसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी में देखेंगे हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, एंथ्रोपोज्योग्राफी, कल्चरल, सोशियल, पॉपुलेशन, सेटलमेंट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मेडिकल ज्योग्राफी। तो आप देखेंगे मेनली आप देखेंगे इसमें ये सब चीज़ें विद्यमान रहती हैं। हालांकि आप देखेंगे एक सेकंड, इसमें हम लोगों को ये सब अध्ययन करना है। ठीक है, इसमें भी कुछ पार्ट अध्ययन करना है। हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, और इसमें हम लोगों को कार्टोग्राफी पढ़ना है। कार्टोग्राफी जो है हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं। अब कुछ आपको टर्म बता देते हैं, जैसे भूगोल से संबंधित कुछ रचनाएं हैं, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके पूछे ज्योग्राफिका की रचना किसने की थी, तो आपको बताना है स्ट्रैबो। किताबुल हिंद की रचना की थी यानी भारत का भूगोल, अल-बरूनी। नेचुरल हिस्ट्री या हिस्टोरिया नेचुरलिसिस की रचना किसने की थी, प्लिनी ने। द ज्योग्राफी ऑफ द पीस की रचना किसने की थी, निकोलस जॉन स्पाइकमैन ने। कॉस्मॉस की रचना अभी मैंने बताया हम्बोल्ट ने की थी। ठीक है, डाई एडकुंडे की रचना देखें कार्ल रिटर ने की थी। द ज्योग्राफी की रचना टॉलमी ने की थी। ठीक है, एंथ्रोपोज्योग्राफी की बात करें फ्रेडरिक रेजल्ट, जिसके बारे में हम लोग बात की। ठीक है, अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो एनेक्समेंडर ने सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व मानचित्र बनाया था। ठीक है, भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर ने पृथ्वी के तल का अध्ययन मानव के केंद्र में रखकर किया। इन्हें आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता कहा जाता था। ठीक है, टॉलमी ने सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर भारत को दर्शाया था। इसके अलावा इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने किया था। ठीक है, तो ये आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। हृदय स्थल सिद्धांत एच मैकेंडर ने दिया था। समताप रेखाओं के जन्मदाता हम्बोल्ट। सौर मंडल की संकल्पना कोपरनिकस। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग ऑर्नेस्ट हैकल ने किया था, जबकि आपकी देखेंगे इकोसिस्टम का जो है सर्वप्रथम प्रयोग टांसले ने किया था। ठीक है। इसके अलावा देखेंगे पृथ्वी पर भूगर्भिक इतिहास का सर्वप्रथम व्याख्या कांस्टेंस बफन ने किया था। आधुनिक भूविज्ञान के पिता जेम्स हटन। आधार तल की संकल्पना पावेल। भू संतुलन शब्द का प्रयोग क्लैरेंस डटन ने। ठीक है। भौगोलिक चक्र का प्रतिपादन डेविस ने। पेंजिया शब्द का प्रयोग वेगनर ने किया था। ठीक है, ठीक है, इसको आपको पढ़ लेना है। अब देखिए, हमने आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो इसी लेक्चर जो हमने पढ़ा है उसी से बनाए हैं, और ये क्वेश्चन आए भी हैं। ठीक है, इनको आपको देख लेना है। इनका आंसर आपको हम जो है नेक्स्ट क्लास में देंगे। ठीक है। जैसे भूगोल की 4 परंपराएं किसके द्वारा दी गई। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा भूगोल का विषय नहीं है। ठीक है। भूगोल के अध्ययन के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण विकसित किया गया था किसके द्वारा। मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ठीक है। भूगोल शब्द भाषा से बना है, किस भाषा से बना है। तो स्टार्टिंग में मैंने इन सब क्वेश्चन का डिस्कशन किया है, इसको आपको आंसर देना है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।